नेक्स्ट पार्ट। 6 जून को जब तक इसराइल ने सारे कैदी रिहा कर दिए, तब तक शिबांजी और इस्तांबुल में गम गुस्से की फिजा छाई रही। कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे, तैयब उर्दुगान के सख्त बयानात और फलस्तीनी स्टूडेंट्स का तनाव और भी बहुत कुछ हुआ जो हमारी कहानी के दायरे कार से बाहर है। बहरहाल मावी मरवर और फ्रीडम फ्लोटीला की परेशानी खत्म हुई तो सब एग्जाम्स की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो इम्तिहान भी इस लंबे स्कर्ट, फुल स्लीव ब्लाउज और स्कार्फ से किए गए निकाब में देती गई और अब इसे अपने चेहरे की आदत होती जा रही थी। कंधे पे बैग लटकाए और सीने से फाइल लगाकर बाजू लपेटे वो सर उठाकर बहुत एतमाद से जब शिबांजी की राहदारी में चलती तो इसे टाली और इसकी दोस्तों की आवाजों की परवाह ना होती। टाली अभी भी इसे इस्तेज़ाई अंदाज में अरब बाकी कहती थी, अरब बाजी। यह उर्दू वाला बाजी ही था कि तुर्कों का सी जीम की आवाज से पढ़ा जाता था। अलबत्ता टाली और फलस्तीनी लड़कों के दरमियान फ्रीडम फ्लोटीला की खींची गई लकीर हनूज कायम थी, गो के डीजे अपनी दिली ख्वाहिश की तकमील देखने के लिए जिंदा नहीं थे। 9 जून को इम्तिहान खत्म हुए तो अलविदाई दावतों का आगाज हो गया। 50 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट में से कुछ आखिरी महीने में दूसरे ममालिक जा रहे थे, जबकि कुछ तुर्की में ही रह रहे थे। वो आयशा के पास बेवकदा जाना चाहती थी, मगर वहां अब्दुर्रहमान था और अभी काफी, तो इसे याद होगी, वो बदला भी लेगा, मगर इसे परवाह नहीं थी। बस चंद दिन हैं, फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी। ना वहां अब्दुर्रहमान होगा और ना आवाजें कसने वाली टाली। वहां इसके हिजाब की इज्जत होगी। पहली दफा इसे ताया फुरकान के नजरियात बुरे नहीं लगे थे। वो ठीक ही इरम पे रोक टोक करते थे। अब्बा और ताया कितने खुश होंगे इसके हिजाब पे, मगर नहीं, इसे इनकी खुशी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी की सताइश के लिए तो ये सब नहीं कर रही थी। सताइश के लिए अगर कोई हिजाब ले तो जल्द ही छोड़ दे, क्योंकि वो ये काम है जिसमें रया हो ही नहीं सकती। आयशा ने इसकी बात पर हंसकर कहा था। वो इतने दिनों बाद आज बेवकदा आई थी और अब वो तीनों साहिल के किनारे एक ओपन एयर कैफे में बैठी थी। इससे कबल वो इन दोनों बहनों के साथ हलीमा आंटी की तरफ भी हुआ थी। आंटी उस्मान अंकल और सफीर के साथ कहीं निकल रही थी। बस दरवाजे पे ही खड़े खड़े सलाम दुआ हो सकी। उस्मान अंकल वैसे ही थे, भारी भरकम और खुश मिजाज। डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बहारे गुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुनती गई। एक वही थी जो अपने तासुरात नहीं छुपाया करती थी सफीर से, अलबत्ता बहारे और आयशा दोनों बोट नहीं होती थी। वो अक्सर इसका जिक्र करती थी और अब हया की सफीर से सरसरी सी मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज सा लड़का था, जैसे कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। इसकी शादी उसके वालिदैन पाकिस्तान में जबरदस्ती करने के ख्वाहां थे और ये किस्सा बहारे इतनी दफा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफीर के लबों से अब्दुर्रहमान भाई जरूर निकला था। वही सताइश, फखर से नाम लेने का अंदाज जो इन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुर्रहमान में क्या नजर आता था। जाने से कबल इसने एक दफा सोचा कि उस्मान शब्बीर से पूछ ले कि जहाज में उन्होंने अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर इसने जाने दिया। बाज बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है। और रियाकारी की एक पहचान होती है हया, आयशा कह रही थी। बाज दफा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह इस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारों पर सयाहों का खासा रश था। बेवकदा इस्तांबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही सयाहों का रश लग जाता था। भूरे सुरमई परों वाले समुद्री बगले भी साहिल की पट्टी के साथ उड़ रहे थे। बहारे के साथ हाथ में रोटी थी और इसके टुकड़े करके बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी जमीन पे ना गिरता, बगले फिजा में ही इसे नोच लेते थे, चोंच में दबा लेते थे। साबित करने वाकई मुश्किल होती है आयशा। मेरे साथी स्टूडेंट्स अक्सर मुझ पे आवाज कसकर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्या छुपा रखा है। तुम आगे से कहा करो खुद कुछ भ्रम छुपा रखा है। भारे ने इसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर इसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे,
आयशा ने खफगी से इसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो इसे बहुत बावकार तरीके से नजरअंदाज कर देती हैं। बहारे ने इतनी ही खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहां ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी ना इसराइली ताने। मैं इधर पूरी आजादी के साथ हिजाब ले सकूंगी। जरूर, मगर खंदक की जगह में एक बनु कुरैजा मिल ही जाता है हया। मतलब? इसने नासमझी से अब्र उठाए। जवाबन आयशा अपने खास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे इसके पास कोई दिखाने के लिए कोई खास जवाहिर हो। तुमने कभी सोचा है या आयत हिजाब सूरह अहज़ाब में ही क्यों आई? इसने जवाब देने के बजाय एक नया सवाल किया। इसने जहन पर जोर दिया, फिर नफी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि यह हुक्म ग़ज़वा अहज़ाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नजर आता है यार। मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नजर नहीं आता? यकीन करो यह गुत्थी तुम्हारे पजल बॉस की पहेलियों से ज्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशौरी तौर पर कुर्सी पे जरा आगे को ही। बहार बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशा सुन लेती, और सबके सामने वो हमेशा आयशा की वफादार रहती थी। लेकिन इसने एक कदीम लोक कहानी में पढ़ा था कि मरमरा के बगले अनकही बातें भी सुन लेते हैं। सो इसने दिल ही दिल में इन फड़फड़ाते बगलों को मुखातिब किया था। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, मेरी बहन को लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं आता। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? अल्लाह चाहता तो किसी और सूरह में यह हुक्म नाजिल कर देता या इस सूरह अहज़ाब का नाम कुछ और रख देता, मगर यही नाम क्यों रखा? इस छोटे बगले ने फिजान ही में बहारे का फेंका टुकड़ा उचक्का और फिर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। बहारे ने गर्दन उठाकर इसे ऊपर उठते देखा। क्या इसने सुना था जो वो इससे कह रही थी? तुम्हें पता है अहज़ाब कहते हैं ग्रोहों को, और ग़ज़वा अहज़ाब दरअसल ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम है। मुझे मालूम है तुम ये सारा वाकया जानती हो कि किस तरह मुसलमानों ने खंदक खोदी, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये दोबारा सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहन हया को बोर कर रही है। अगर अब्दुर्रहमान इधर होता तो यही कहता, क्या तुमने अब सुना? मगर बगले बस रोटी चोंचों में दबाकर उठते जाते। तुम्हें पता है मदीना में यहूद के सामने मोमिनीन का मुआहिदा था कि मदीने पे हमला हुआ तो मिलकर दिफा करेंगे। मगर यहूद तो फिर यहूद होते हैं। बनु कुरैज़ा यहूद के गिरोह ने अहले मक्का समेत कई गिरोहों को जाकर उकसाया कि मदीना पर हमला कर दें, वो इनके साथ है। यूं जब सारे गिरोहों ने लश्कर की सूरत मदीना के बाहर पड़ाव डाला तो बनु कुरैज़ा आपका एतमाद तोड़कर गिरोहों के साथ जा मिला। आयशा ने सांस लेने के लिए रुकी। बहारे बगलों को भूल कर रोटी तोड़ना छोड़कर आयशा को देख रही थी। तब मुसलमानों ने अपने दुश्मन के ग्रोहों के दरमियान एक बहुत लंबी बहुत गहरी खंदक खोदी। सर्दी और भूख की तकलीफ वाहिद तकलीफ नहीं थी। असल अजियत किसी हलीफ का धोखा देने की होती है। बाहर वाले तो दुश्मन होते हैं, मगर जब कोई अपना बीच जंग में छोड़कर चला जाए वो बहुत तकलीफ दे होता है। इसलिए जब ये ग्रोह मुहासरे से तंग आकर एक अरसे बाद वापस चले गए और बनु कुरैज़ा खौफ के मारे अपने किलों में छुप गए तो इनको ये सजा मिली कि बनु कुरैज़ा के एक एक मर्द को चुन चुनकर मारा गया कि ये अल्लाह का हुक्म था। जानती हो मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई? क्यों? हया के बजाय बहारे के लबों से फिसला। वो अब सारी खफकी बुलाए आयशा की तरफ पूरी घूमी बैठी थी, क्योंकि हिजाब पहनना जंगे खंदक को दावत देता। ग्रोहों की जंग में हिजाबी लड़की को दिल पे पत्थर बांधकर अपने गिर खंदक खोदनी पड़ती, इतनी गहरी कि कोई पाटने की जरूरत न कर सके, और फिर इसे खंदक के पार महसूर रहना पड़ता। इस जंग में असल दुश्मन अहले मक्का नहीं होते, बल्कि असल तकलीफ बनु कुरैज़ा से मिलती है। ये जंग होती ही बनु कुरैज़ा से, और खंदक की जंग कभी भी बनु कुरैज़ा के बगैर वजूद में नहीं आती। आयशा खामोश हुई तो कोई सहर सा टूटा। हया ने समझकर सर हिलाया। कुरान की पहेली ज्यादा दिलचस्प होती हैं। तुम सही कह रही हो, मगर शुक्र है मेरी फैमिली हिजाब की बहुत बड़ी हामी है। मेरा इनसे सारी जिंदगी नुक्ता इख्तिलाफ ही यही रहा है। हो सकता है तुम्हारी इस जंग में कोई बनु कुरैज़ा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आयशा ने मुस्कुराकर दुआ दी। मगर आयशा भारे कुछ कहते कहते उलझ कर रुके। इन दोनों ने सवालिया निगाहों से देखा। वो कदरे मबहम से तासुरात के साथ कुछ सोच रही थी। क्या हुआ बहारे? कुछ नहीं।
बहारे संभल कर मुस्कुराई। इसे हया के सामने आयशा का हमेशा वफादार रहना था, लेकिन बाद में तन्हाई में वो इसे बताएगी कि इसने अभी पूरी पहेली हल नहीं की। वो एहजाब की पजल में कुछ मिस कर गई है। वो असल नतीजा नहीं जान सकी थी और वो तो कितने सामने की बात थी। बहारे ने जरा सा गौर किया तो इसकी समझ में आ गया। इसने दिल ही दिल में वो बात बगलों से दोहराई। क्या तुमने अब सुना? क्या तुमने सुना? करीबी साहिल में फुदकते बगले ने रेत में कुछ ढूंढने के लिए गर्दन झुकाई। क्या यह इस बात का इशारा था? बहारे गुल समझ नहीं सकी। नेक्स्ट पार्ट। इम्तिहानात का मौसम खत्म हुआ तो अलविदाई दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने अब आखिरी महीने की सेहत के रवाना होना था। सो सबांची में एक दफा फिर से वही माहौल छा गया जो स्प्रिंग ब्रेक से पहले छाया था। रवानगी की तैयारियां, पैकिंग, आखिरी शॉपिंग, नक्शे, गाइड बुक्स सिर्फ वही थी जिसने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया था। इस रात इसके ड्रॉम में पोटलक डिनर था। सब एक्सचेंज स्टूडेंट अपने ममालिक की डिशेस तैयार करके ला रहे थे। देसी खानों में बिरयानी के अलावा इससे सिर्फ चिकन कढ़ाई बनाना आती थी। अंजुम बाजी के अपार्टमेंट पे इनके साथ मिलकर इसने वही बनाई। नमक मिर्च अलबत्ता जरा तेज हो गया था। चलो खैर है, कम बनी है तो कम ही खाएंगे सब। अंजुम बाजी ने इसे तसल्ली दी। अभी वो दोनों इनके कमरे में बड़े आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हया अपना स्याह स्कार्फ थोड़ी तले पिनअप कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी आई शेड लगा रही थी। उन्होंने सिल्क का नॉर्मल सा जोड़ा पहन रखा था। जोड़ा अच्छा था, मगर कमीज काफी छोटी और शलवार खुली थी। या तो अंजुम बाजी जरा आउट ट्रेंड थी या इंडिया में अभी तक पटियाला शलवार और छोटी कमीज का फैशन चल रहा था। पाकिस्तान से तो वो अरसा हुआ गायब हो चुका था। इसने सोचा, मगर कहा नहीं। तुम आज तो निकाह मत करो, आज तो पार्टी है। इसे निकाह उड़सते देखकर अंजुम बाजी जरा बेचैनी से बोली। वो जरा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। पार्टी तो है अंजुम बाजी, मगर लोग तो वही हैं जिनसे मैं सारा दिन निकाह करती हूँ। वो तारा तो कितना बुरा लगेगा। इसने बेहद आसान से समझाया तो उन्होंने सर हिला दिया। हाँ ये तो है, अपने देसी लोग कितने अच्छे होते हैं ना। हिजाब पे आपको वैसे अजियत नहीं देते जैसे टाली जैसे लोग देते हैं। शुक्र है अंजुम बाजी ने दोबारा एतराज नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए, वो भी तो इनके पुराने फैशन पे कुछ नहीं बोली थी। इसने पेशानी से स्कार्फ ठीक करते हुए सोचा था। आज इसने स्याह सिल्क ब्लाउज और स्कर्ट के साथ स्याह स्कार्फ लिया था। पूरा लिबास स्याह था, बस आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द सफेद मोतियों की दोहरी लड़ी लगी थी जो मध्यम सी चमक रही थी। ड्रोम ब्लॉक के कॉमन रूम में रोशनियों का समा था। कुर्सियों के फूल वैसे ही बने थे जैसे हुसैन की सालगिरह के दिन बनाए गए थे। उसका जिंजर ब्रेड हाउस और डीजे। यूरोपियन लड़कियां बहुत दिल से तैयार हुई थी। शोल्डर लेस मलबूसात जो घुटनों पर से ऊपर आते थे जैसे वो कोई हरदम नाइट हो। ऐसे में वो सबसे अलग थलग एक कोने में खामोशी से बैठी थी। फलस्तीनी लड़के और हाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे, सो नहीं आ सके थे। वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। दिल में अजीब से वीरानी छाई थी, जैसे वो किसी गलत जगह पे आ गई हो। अगर वो पहले वाली हया होती तो इसे तैयार होती कि कोई इससे नजरअंदाज ना कर पाता। वो मौके की मुनासिबत से साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाई हील्स पहनती। इसने सर झटका। जमाना जालियत की कशिश है, शकल आखिर मरती क्यों नहीं है? वो क्यों बार बार खींचती रहती है? हालांकि वो कतन वापस इस दौर में नहीं लौटना चाहती थी। वो तो इस पहाड़ी पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना चाहती थी। फिर अब वो नीचे क्यों देख रही थी? नीचे तो खाई थी। खाना शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स हंसते मुस्कुराते बातें करते प्लेटें लिए इधर उधर घूम रहे थे। टाली अपनी डिश उठाए ले आई थी। पता नहीं गोश्त और गाजर का क्या मलगूबा था जिसका वो एक बहुत मुश्किल सा इब्रानी नाम ले रही थी। इसने बहुत खुश दिली से हया के आगे डिश की तो हया ने शुक्रिया कहते जरा सा प्लेट में डाला। टाली मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। हया ने तमाम सोचों को जहन से झटकते कांटे में गोश्त का टुकड़ा फंसाया, फिर एकदम ठहर गई। वो तो निकाब में बैठी थी। निकाब के साथ वो कैसे खा सकती थी? इसे क्यों भूल गया कि वो निकाब के साथ नहीं खा सकती? इसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर वहां बहुत से लड़के थे। वो निकाब नहीं उतार सकती थी, कम से कम टाली के इस मलगूबे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसने बेदिली से कांटा प्लेट में गिरा दिया। दिल की वीरानी बढ़ गई थी। इतने सारे एक जैसे लोगों में एक ही मुख्तलिफ सी लड़की पता नहीं कहां से आ गई थी।
वो इन सब में बिल्कुल मिसफिट थी, अजनबी, एलियन, किसी और दुनिया से ताल्लुक रखने वाली, ये इस दुनिया की नहीं थी। आगे पाकिस्तान में भी तो दावतें और तकरीबात होंगी, वो तो इधर भी मिसफिट लगेगी। यूं इस लिबादे में खुद को लपेटे अलग थलग खामोश सी। लोग तो इसे पागल कहेंगे, इसे अजनबी कहेंगे, इसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, मगर खुद इसको सारा मंजर बहुत ही अजनबी अजनबी सा लग रहा था। वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड वन आउट, वो वही बन चुकी थी। घुटन भर गई थी, इसे लगा कि वो कुछ देर मजीद तो रो देगी, कुछ देर मजीद रुकी तो रो देगी। इसे यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी जंगल में जहां वो अजनबी हो। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रास्ते में टाली दो लड़कियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें करी थी। इसे आते देखकर वो शरारत से मुस्कुराई। हया, तुमने अपने स्कार्फ में क्या छुपा रखा है? डोर नॉब घुमाते हुए हया ने पलट कर देखा और संजीदगी से बोली, खुदकुश बम। क्या दिखाऊं? इसने सवालिया अब्रो उठाए। टाली की मुस्कुराहट गायब हुई। वो इसके संभलने का इंतजार किए बगैर बाहर निकल आई। अपने ड्रॉन्क में आकर इसने जोर से दरवाजा बंद किया और फिर दरवाजे से कमर टिकाए आंखें बंद किए तेज तेज सांस लेने लगी। चंद सानियों बाद इसने आंखें खोली। कमरा खाली था। चारों डबल स्टोरी बैंक नफासत से बने पड़े थे। वो इसी तरह दरवाजे से लगी जमीन पर बैठी थी। स्कार्फ की पिन नोच कर उतारी और इससे अपनी मेज की तरफ उछाला। वो कुर्सी पर जा गिरा और एक पल्लू लटकता हुआ जमीन को छूने लगा। वो इसे उठाने के लिए नहीं उठी, बस नम आंखों से देखती गई। वो तो कभी महफिलों की जान होती थी, इतनी सहर अंगेज के से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर अब वो कैसे एकदम अजनबी सी बन गई। बिप की आवाज के साथ पॉकेट में रखा फोन बजा। इसने फोन निकालकर डुबडुबाती आंखों से देखा। मेजर अहमद का मैसेज आया था। कैसी हैं आप? बस 3 अल्फाज। शायद इसके दिल ने इसे बताया हो कि वो बहुत टूटी हुई बिखरी हुई है। उस वक्त ये कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं थी और वो वजदान का ताल्लुक, ख्याल का रिश्ता। वो जवाबन टाइप करने लगी। मुझे जन्नत के उन पत्तों ने दुनिया वालों के लिए अजनबी बना दिया है मेजर अहमद। पैगाम चला गया। आंसू इसी तरह इसके चेहरे पर लड़कते रहे। इसे पुरानी जिंदगी याद नहीं आ रही थी, इसे नई जिंदगी मुश्किल लग रही थी। अजाब की जंग की ये खंदक तो बहुत गहरी, बहुत तारीख थी, इसमें तो दम घुटता था। वो कैसे इस पे कायम रह पाएगी? अहमद का जवाब आया तो स्क्रीन जगमगा उठी। इसने पैगाम खोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम शुरू में अजनबी था, अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा। और सलाम उन अजनबियों पे। स्क्रीन पर टप टप इसके आंसू गिरने लगे। ओह अल्लाह! इसने बेअख्तियार दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो क्यों नहीं समझ सकी कि यही अजनबीपन तो इस्लाम था। ऐसी ही तो होती हैं अच्छी लड़कियां, आम लड़कियों से अलग, मुनफरिद, मुख्तलिफ। वो दुनिया में गुम, बेफिक्री से कह लगाती, कपड़ों, जूतों और ड्रामों में मगन लड़कियों जैसी तो नहीं होती। अजनबियत ही इनकी शनाख्त होती है। वो साहिल के कीचड़ पर चमकने वाला अलग सा मोती होती है, अजनबी मोती। वो धीरे से मुस्कुराई। हथेली की पुष्ट से आंसू लग रहे। वो एक मजबूत लड़की है, इसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी। वो इसी अजनबी तरीके से इस दुनिया में सर उठाकर सबके दरमियान जिएगी और वो दुनिया को ये करके दिखाएगी। आइंदा वो कोई पार्टी छोड़कर नहीं आएगी। वो पूरे एतमाद से इनमें बैठेगी। वो उठी और अपना स्कार्फ उठाया, फिर फोन पे आयशे का नंबर मिलाने लगी। अजनबी लड़कियों को अपने जैसी एलियन से ज्यादा अनटच रहना चाहिए, ताकि वो जब खंदक खोदते कोई अपने दिल पे रखा एक पत्थर दिखाए तो आप इसे अपने 2 पत्थर दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम हया। दूसरी जानिब बहारें चहकी थी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, तुम क्या सोच रही थी? वो आईने के सामने खड़ी बालों का जोड़ा खोलने लगी। नरम रेशमी बाल खुलकर कमर पे गिरते चले गए। वो अब भी इतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले थी। मैं सोच रही थी कि तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा बॉक्स खुला या नहीं। अरे हाँ, वो खुल गया, मगर इसमें एक चाबी थी। खुल गया? तुमने पहली बूझ ली? भारे एकदम से बहुत पुरजोशी। हाँ, मैंने बूझ ली। तो इस बॉक्स की क्या थी? कौन सा लफ्ज था? बहारे को बहुत बेचैन थी। इसने हया के बॉक्स पे जोर आजमाई की थी, मगर इसके ऊपर से गुजर गया था। इसकी की ताकसम है।
इसने मुस्कुराते हुए बताया, आयशा और बहारे बॉक्स के कोड अमूमन की कहा करती थी। बॉक्स के कोड को अमूमन की कहा करती थी। मकफिल बॉक्स की चाबी। बालों में ब्रश चला दी वो एकदम बिल्कुल ठहर गई। इसके जहन में रोशनी का कूंदा सा लपका। इसने बेयकीनी से दोहराया, भारे मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा। इसने जल्दी से फोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेजी से इसने स्लाइड्स ऊपर नीचे किए। टाक्सम का लफ्ज सामने आया था और मकफल बॉक्स खुल पड़ा। मकफल बॉक्स की कुंजी टाक्सम थी। अंदर रखे कागज पे लिखी तहरीर वाज़ेह थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप। चाबी, ओ खुदाया, इसे पहले क्यों समझ में नहीं आया। पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पे ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहेली बूझकर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद टाक्सम है। टाक्सम के नीचे 2 फुल स्टॉप लगाने से क्या बनता है, वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गईं तो इसकी यकसुई मुतासिर होने लगी। इसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा, स्टडी रूम में आ गई। वहां इनके ड्रॉन ब्लॉक की 2 तुर्क स्टूडेंट्स भी बैठी थी। वो भी इनकी कुर्सी पर आ बैठी और एक कागज पे लिखा टाक्सम। फिर इसके नीचे कई जगहों पे नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बन रहा था। सुना, इसने इन दोनों लड़कियों को मुखातिब किया। वो दोनों सर उठाकर इसे देखने लगी। टाक्सम के नीचे, टाक्सम स्क्वायर के नीचे अगर हम फुल स्टॉप लगाएं तो हमें क्या मिलेगा। एक लड़की उलझकर इसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बहुत बेनियाजी से शाने झुकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर सिसली। क्या? भैया को समझ नहीं आया। टाक्सम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रैवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना। वो बिल्कुल सन्नाटे में रहेगी। ओह, वो टाक्सम लफ्ज की बात कर रही थी, असल वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपने साथी को टोका। जवाबन इस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बदिक्कत मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टाक्सम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पे वापस घूम गई और वो तहरीर पड़ी, चाबी तले 2 फुल स्टॉप, यानी टाक्सम के नीचे 2 पूरे स्टॉप। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते इसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखे लगाए थे। सिसली, इसने जेरे लब मुस्कुराया, जेरे लब दोहराया। सिसली में इसकी अमानत थी, डॉली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। इसे अब कल सुबह टाक्सम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स तक सफर करना था। मेजर अहमद का पजल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट। वो सुबह बहुत सुनहरी नरम गर्म तुलू हुई। वो टाक्सम जाने के लिए आईने के सामने खड़े गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों का स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का यह मतलब नहीं होता कि गंदा मैला रहा जाए। वो अब भी अपने बालों की खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आए। फलस्तीनी स्टूडेंट सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल रहे थे। वो, मुझे ये तुम्हारा गिफ्ट दे गए हैं, तुम तब सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट दिए हैं। अच्छा दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर इसके तोहफे में एक सादा मोटे कार्ड पे लिखा था, लतीफ ने बताया था कि कल हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने निकाह की वजह से खाना नहीं खा सके, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजाने फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। इसके नीचे एक स्याह सिल्क का लिबादा रखा था। इसने वो उठाया तो वो नरम रेशमी सा कपड़ा उंगलियों में फिसलने लगा। स्याह लंबा अबाया जो हरीर का बना था, वो आम रेशम नहीं था बल्कि जरा मुख्तलिफ था। इसमें बहुत हल्की सी चमक थी जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सख्त पत्थर लगे थे। किसी लेस की तरह वो बादाम के साइज के थे और बिल्कुल जुमुर्द की तरह लगे थे। सवाए सब स्टोन्स की लेस के सारा अबाया सादा था। इसकी स्टूल अलबत्ता रेशम के बजाय किसी नरम कपड़े की थी और साथ में एक अलहदा निकाब भी था। इससे कार्ड पर लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इस अलहदा निकाब को, जिसमें आंखों का खला बना था, पेशानी पे रखकर सर के पीछे पिनअप करना था। यूं निकाब की साइड खुली होती और वो इससे खा सकती थी। ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम्हें पता है? ये उन्होंने जरूर जवाहिर से लिया होगा।
वहां एक शॉप से सऊदीया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं, ये वही है, और तुम्हें पाकिस्तानी रुपयों में ये 10-15 हजार से कम का नहीं होगा। हाल 27 से इस खूबसूरत अबाया को देखते हुए कह रही थी। वो इनकी तो तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनोगी तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर सी अबाया को उलट पुलट करके देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाह नहीं टिकती थी। इसने अपने लिबास पे ही इसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। अबाया इसके कदमों तक गिरता था जैसे किसी रॉयल प्रिंस का रेशमी लिबादा हो। एक बहुत सुहाना सी झलक थी इसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक कागज पे कुछ चीजें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊंगी, इसने अबाया के स्टोल से चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिसली से एक अमानत उठानी है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो मेज पे कागज रखे लिख रही थी नासमझी से सर उठाए। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो, इसने जरा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से कबल पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी और कौन सी नहीं, मगर वो ठटक कर रुक गए। किस चीज की चाबी? अमानत की चाबी। इसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना। हाले, इसने बेयकीनी से इसे देखा। तुम अमानत किसे कहती हो? अमानत लॉकर्स को। तुम इन्हीं की बात कर रही हो ना? हम लेफ्ट लगेज लॉकर्स को लगेज अमानत बोलते हैं। ओ, लेफ्ट लगेज। इसने बेख्तियार माथे को छुआ। वो लॉकर जहां लोग सामान महफूज करके चले जाते हैं, बाद में उठा लेंगे। इसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो चाबी किसी लेफ्ट लगेज लॉकर्स की हो सकती है। हाले वो तेजी से इसके करीब आई। तुम्हें पता है सिसली में अमानत लॉकर्स कहाँ होंगे? इसकी बात पे हाले मुतज़ब्ज़िब से सोचने लगी। सच कहूं तो मैंने कभी इस्तांबुल में कोई पब्लिक लॉकर ट्राई नहीं किया। अमूमन रेलवे स्टेशन पे लॉकर्स होते हैं। तुम सिसली के स्टॉप पे देखना, वहां शायद कोई मिल जाए। टाक्सम के नीचे 2 पूरे मेट्रो स्टॉप्स, ये वो जगह थी जहां कोई अमानत लॉकर था। इसने जहन में इस पहेली को डिकोड किया। नेक्स्ट पार्ट। सिसली के मेट्रो स्टॉप पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पूरे एतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ सामान जम करना है। लगेज अमानत किस तरफ है? इसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा, इसलिए कि वो मुश्तबा ना लगे। इसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने इसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप पे तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब, यहाँ कोई लॉकर नहीं है? इसने थंबे से एक दिन निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हो। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर खत्म कर दिए गए थे। मोहम्मद टूट क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा। इसका दिल मायूसी से डूब गया। टाक्सम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतर गई। टाक्सम से मेट्रो लाइन का आगाज होता था। मेट्रो एक ही सिंध में जाती थी। वो पूरे स्टॉप्स का अख्ताम सिसली पर ही होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले जाइएगा। वो जाने लगी तो क्लर्क ने बहुत खुलूस से पेशकश की। नहीं खैर है, मैं उठा लूंगी। इसने शौरी तौर पर पर्स को जरा मजबूती से पकड़ लिया। बस मुझे जवाहर से जरा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूंगी। इसकी आवाज में वाज़ेह मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो जरा सा रुका। जवाहर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो एंट्रेंस के करीब ही बने होते हैं। वाकई? वो झटके से वापस पलटी। अमानत लॉकर्स जो चाबी से खुलते हैं? अरे मैम, वो जमाने गए जब लॉकर चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तुर्किया अब तरक्की कर चुकी है। तुर्क बूढ़े ने फख्र से गर्दन उठाकर कहा, हमारे अमानत लॉकर्स बार कोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तरक्कियात को सलामत रखे। बार कोड इसने समझते हुए सर हिला दिया। बिलाखिर इसे सारे ब्रेड क्रम्स मिलते जा रहे थे। सिसली के स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई तो तेजी से इन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर जैसे किचन कैबिनेट्स
जैसे किचन कैबिनेट्स हों। सब पे एक एक नंबर लिखा था। इसने पर्स से चाबी और बारकोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहां खड़ा गार्ड बेख्तियार इसे देखने लगा। हया ने वहां लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। इसे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहां बने की पैड पे इसने 6 हिंसा दबाया। यही हिंसा इसकी बारकोड की रसीद के चारों कोनों में लिखा था। यही लॉकर का नंबर हो सकता है। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर इसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज शनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टूं टूं की आवाज आई और स्क्रीन पर सुर्ख इबारत उभरी। बारकोड गलत था। इसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को। शायद कोई गलती हो गई हो। गार्ड अब पूरी गर्दन मोड़कर मशकूक निगाहों से इसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रीसेट की और फिर 6 पे उंगली रखी और फिर बारकोड सामने किया। सुर्ख इबारत फिर से उभरी। कुछ गलत था। गार्ड की नजरें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगली से तीसरी दफा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसलकर फर्श पर जा गिरी। वो तेजी से इसे उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज उल्टा गिरा था। यूं कि अल्फाज के सर के बल उल्टे नजर आए थे। चारों कोनों में लिखा 6 अब उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज उठाकर इसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लॉकर ऊपर वाली किताब में सबसे आखिरी था। कुछ सोचकर इसने मशीन के की पैड पे 9 पर उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। बीप की आवाज आई और सख्त रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर का दरवाजा खोला। जैसे किचन कैबिनेट को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी। वो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह थी और अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता। इसने तिजोरी के की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हया ने जल्दी से इसे खोला। अंदर एक छोटी सी स्याह मखमली डब्बी रखी थी जैसे अंगूठी की डब्बी हो। इसने वो डब्बी मुट्ठी में दबाई। इसे एहतियात से अपने खुले बैग में अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड ना देख सके। 2 मिनट बाद वो मॉल के बाहर खड़ी थी। इसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की के एडवेंचर। कभी वो इन पे एक किताब जरूर लिखेगी। इसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फिलहाल इसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डब्बी खोल सके। दफ्तर इसका मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेनिट्री में आपका इंतजार कर रहा है। ARP 2 सतूर का मुख्तसर सा पैगाम इसको सुन कर गया। कहीं अब्दुर्रहमान जहां के पास तो नहीं चला गया। इसकी निगाहों के सामने जहां का टूटा फूटा रेस्टोरेंट घूमता था। ओह नहीं। वो वापस जेरे जमीन मेट्रो की तरफ भागी थी। बर्गर किंग में मामूल का शोर और रश था। वो तकरीबन दौड़ती हुई किचन में आई थी। जहान कहाँ है? इसके हवास बाख्ता अंदाज पे वहां शेफ लड़के ने हाथ रोककर इसे देखा। वो पेनिट्री में है मगर ठहरे आप इधर ना जाएं। वो पेनिट्री की तरफ बढ़ी तो वो लड़का सामने आ गया। मगर मैम प्लीज इसका कोई मेहमान आया है। वो अंदर है। इसने कहा है किसी को अंदर आने ना दूं वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे देखने दो प्लीज। मुझे सेमेस्टर की फीस देनी है। आप इधर मत जाएं। वो मुझे वाकई जान से मार देगा। अगर आपको अंदर ही जाना है तो आप पिछली गली से चली जाएं। पिछले दरवाजे की घंटी बजा दीजिएगा। और इसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वो बाहर निकल चुकी थी। 10 मिनट भी नहीं लगे थे इसे पिछली गली से पेनिट्री के दरवाजे तक पहुंचते। अगर अब्दुर्रहमान इधर आया तो वो इसे जान से मार देगी। इसने सोच लिया था। पेनिट्री का रोशनदान खुला था। वो हया के चेहरे बराबर आता था। इससे अंदर का मंजर और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वो जब घंटी बजाने ही लगी थी बेख्तियार रुक गई। जहां जींस की जेबों में हाथ डाले हया की तरफ पुष्ट किए खड़ा था। आवाज नीची रखो। ये तुम्हारा आलादार नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी सारी बकवास चुप करके सुनता रहूंगा। ये मेरी जगह है। इसके मुखातिब ने इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटका। सुरमई बरसाती आंखों पे ऐनक और नाकाबिले फरामोश चेहरा जिस पे चंद रोज कबल इसने कॉफी उल्टी थी। वो पाशा का चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी। हाँ, तुम्हारी जगह। मत भूलो कि ये जगह मैंने तुम्हें दी थी जब तुम्हें बेओकदा से फरार होकर छुपने की जगह चाहिए थी। मगर तुम दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हो जहान। वो दीवार से लगी पत्थर का मुजस्मा बनी रह गई। इस्तकलाल स्ट्रीट का शोर गायब हो गया। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है, जो जवाबन कामाले बेनियाजी से शाने उचकाकर बोला था। और मेरे काम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
क्या वो 48 घंटे में हो जाएगा? नहीं। जहान उसी रुखाई से बोला था। क्यों? पहली बात तो ये है कि तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूं, और दूसरी ये कि अपने लालच के हाथों बेसब्र होने के बजाय थोड़ा इंतजार करो तो बेहतर होगा। लालच? पाशा ने बेयकीनी से दोहराया। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है, तुम कहते हो कि मैं लालची हूँ? जहां ने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम्हारे अपने जराइम की सजा है, मेरा क्या कसूर है? और तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा कब मिलेगी जहान सिकंदर? वो लब भींचते इतनी सख्ती से बोल रहा था कि जबड़े की रगें तन गई थी। याद रखना, जिस दिन मैंने जुबान खोली उस दिन तुम सीधे फांसी पे चढ़ोगे। जहां बेख्तियार हंस पड़ा। और तुम्हें लगता है कि मैं फांसी पे चढ़ के तुम्हें अदालत में ऐश करने के लिए छोड़ जाऊंगा? ऐसी फेरी टेल तुम ही घर सकते हो पाशा। बेतुर्क में साहब या मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता था। पाशा बहुत तासुस से देख रहा था। तुम एक दफा पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो, मैं इस दफा तुम्हारा एतबार नहीं करूंगा। तो ना करो। इसने बेनियाजी से कंधों को जंबिश दी। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। पाशा चंदन में बहुत जब्तिये से देखकर आप फिर कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि निगाह रोशनदान से झांकते चेहरे पे पड़ी। स्याले बादल में सिर्फ इसकी बड़ी आंखें नजर आ रही थी, जिनमें सारे जमाने की बेयकीनी थी। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जहान, इसे अंदर नहीं बुलाओगे? वो जो चेहरों पे ढेरों बेजारी लिए खड़ा था, करंट खाकर पलटा। हया उसी तरह साकसी रोशनदान के पार खड़ी थी। क्या? जहान ने बेयकीनी से दोहराया। इसे शायद लग रहा था कि इसने गलत सुना है। पाशा ज़ेरे-लब मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी? सवानी यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट, रॉन्ग नंबर भी बताऊं? हैरान मत हो जहां, तुमने पाशा बे को अंडर एस्टिमेट किया है। मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है। क्यों मादाम? ठीक कह रहा हूँ ना? इसने आगे बढ़कर पैंट्री का दरवाजा खोला और जैसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुलाकात? जहान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसने शर्जदा निगाहों से हया को देखा। वो इतनी ही बेयकीनी से इसे देख रही थी। बेयकीनी, बेतबार, फरेब, झूठ। हया, ये तुम इसको जानती हो? वो मुतहिर सा था, जैसे इसे यकीन ही ना आया हो। वो इस सब से बेखबर था। ये सच कह रहा है? इसने बामुश्किल असबाब में गर्दन हिलाई और इन्हीं बेतबार निगाहों से पलक झपके बिना जहां को देख रही थी। वो कौन था वो नहीं जानती थी। अब बताओ जहान, मेरा काम 48 घंटों में हो जाएगा या नहीं? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। जहान ने इसे देखा, फिर इसकी पेशानी की रगें तन गईं। वो आगे बढ़ा, अपने साथी को गिरेबान से पकड़ लिया। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 48 घंटों से भी पहले, लेकिन अगर तुमने मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा तो इस्तांबुल के कुत्तों को खाने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। एक झटके से इसने पाशा का गिरेबान छोड़ा। इसकी आंखों में वो खून उतरा था कि हया 2 कदम पीछे हटी। इसने वाज़ेह तौर पे महसूस किया कि पाशा की मुस्कुराहट सिमट गई थी। मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है। ना मैंने पहले इसे कुछ कहा ना अब कहूंगा। मुझे सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हो जाएगा ना? गेट लॉस्ट। वो जब्त से बोला था। पाशा ने अपनी बरसाती कॉलर ठीक किया और फिर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। हाँ, अभी तक बगैर पलक झपके जहां को देखती दरवाजे में खड़ी थी। तुम इसे कैसे जानती हो? मैं समझ नहीं पा रहा। वो इसके करीब आया तो वो बेख्तियार 2 कदम मजीद पीछे हटी। वो रुक गया। तुम इसे कैसे जानती हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, मगर तुमने अधूरी बातें सुनी है। मेरा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है हया। तुम्हें मुझ पे एतबार है ना? बात सुनो। वो बेबसी से कुछ कहना चाह रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जहां सिकंदर की किसी बात का एतबार नहीं रहा था। वो एकदम मुड़ी और स्क्वायर की जानिब वापस भागी और वो इसे पुकार रहा था, परेशानी से, बेबसी से, मगर वो कुछ भी सुने बगैर दौड़ती जा रही थी। मेरी लैंडलेडी ने खूब हंगामा किया। मैं आजकल इससे छुपता फिर रहा हूँ। यहाँ कोई अब्दुर्रहमान पाशा नहीं है। यूं ही किसी ने अपने बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। झूठ था, सब फरेब था। आंसू इसकी आंखों से गिरते हिजाब को भिगो रहे थे। एक लम्हा लगता है एतबार टूटने में और सब खत्म हो जाता है।
वो इसे मुसलसल फोन कर रहा था मगर वो नहीं सुन रही थी। शिवांगी वापस पहुंचने तक वो फैसला कर चुकी थी। इसे मालूम था कि इसे जहां की बात सुन लेनी चाहिए, एक दफा इसे वजाहत का मौका देना चाहिए, मगर वो खौफ बेएतबारी के दुख से बड़ा था जो इसे अपनी लपेट में ले चुका था। पाशा ने इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ब्लैकमेलिंग हथियार के तौर पर। ये सब जुर्म की दुनिया के साथी थे, क्रिमिनल्स। इसे इनके दरमियान नहीं रहना था। अब इसने फैसला कर लिया था। पहली दफा इसे इस्तांबुल में बहुत डर लगा था। इसे जल्द अज जल्द वापस पहुंचना था, वापस पाकिस्तान पहुंचना था। इसका घर दुनिया में इसकी वाहिद महफूज पनाहगाह थी। हाले इससे पूछ रही थी कि मगर वो कुछ भी बताए बगैर मुसलसल बेआवाज रोती रही। सामान पैक कर रही थी। ना बयोकदा, ना लंदन, ना इसे अपना आखिरी महीना पाकिस्तान में गुजारना था। फिर जुलाई में 2 दिन के लिए वो आकर क्लियरेंस करवा लेगी। फ्लाइट रात को मिली और तब तक हर मरहले पे हाले ने इसकी बहुत मदद की। शिवांगी को वो ऐसे छोड़ेगी इसने कभी सोचा नहीं था। सब कुछ अधूरा रह जाएगा। वो लड़का भी कभी नहीं मिला जो डीजे के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया करता था। अधूरी यादें, पूरे दुख। इसने अब्बा को मुख्तसर सा बताकर फोन ऑफ कर दिया था। वो वाकई बहुत ज्यादा डर गई थी। इसे बस जल्द अज जल्द वहां से निकलना था। एयरपोर्ट पे भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ी सी हो रही थी। जब ऑफिसर ने इसे लैपटॉप हैंड कैरी में रखने को कहा तो वो अड़ गई। मुझे इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, बस। ये इसका डीजे को एक आखिरी खराज था। जब फ्लाइट ने इस्तांबुल से टेक ऑफ कर लिया और मरमरा इनके कदमों तले आ गया तो इसके दिल को जरा सुकून मिला। बिलाखिर वो अपने घर वापस जा रही थी। बस बहुत हो गया एडवेंचर, बहुत हो गए पजल। वो चौंकी और फिर जल्दी से पर्स खोला। मखमली स्याह डब्बी अंदर महफूज पड़ी थी। वो सारा दिन इतनी परेशान रही कि इसे भूल ही गई जाने इसमें क्या था। धड़कते दिल के साथ इसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खोला। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 8 खत्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे खत्म हुई। अब एपिसोड 9 में क्या होगा? क्या वाकई जहां सिकंदर और पाशा सगे भाई हैं? क्या वाकई जहां सिकंदर और पाशा में कोई ताल्लुक नहीं है? क्या वाकई जहां भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? इन सब को और इससे बढ़कर के उस डब्बी में क्या था, सबको जानने के लिए इंतजार कीजिएगा और देखिएगा एपिसोड 9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।